नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में पीएम नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। मुलायम सिंह यादव का कल अंतिम संस्कार किया गया। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार बेटे अखिलेश यादव ने सैफई में किया। अभद्र टिप्पणी का पीएम मोदी ने दिया जवाब। पीएम ने कांग्रेस को जमकर लपेटा। इटालिया द्वारा अपशब्द कहे जाने पर दिया जवाब। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी भाजपा में शामिल। चुनाव आयोग से गदा सिंबल नहीं मिलने के बाद शिंदे गुट ने 3 नए चुनाव चिन्ह की लिस्ट सौंपी। समाचार विस्तार से। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव की गाथाओं को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत का सांस्कृतिक वैभव देखकर चकित है। हमारे महान ऋषि मुनियों पूर्वजों ने बिना तकनीक के ऐसे विराट मंदिर कैसे बनाए होंगे। अब नया भारत अपने इन्हीं मंदिरों को आध्यात्मिक गौरव को पुनः सचेत कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाकाल का बुलावा आया तो यह बेटा बिना आए कैसे रह सकता है। इसमें पूर्व उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग का पूजन अर्चन भी किया। वह मौन साधना करके ध्यान लगाया। बता दें कि हिमालय की गोद में विराजित केदारनाथ, मां गंगा के किनारे स्थित काशी विश्वनाथ के बाद अब मोक्षदायिनी क्षिप्रा की नगरी में उज्जैन में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग महाकाल के नवनिर्मित लोक को देखकर सनातन धर्म का वैभव और बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, लेकिन अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है और अविश्वसनीय है। जब महाकाल उज्जैन की ये ऊर्जा और ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा और आनंदमय देता है। महाकाल की ये महिमा, ये महात्मा है और महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कल किया गया। मुलायम सिंह यादव का मंगलवार को अंतिम संस्कार करने के लिए अखिलेश यादव ने सैफई में मेला ग्राउंड पर उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम की पार्थिव देह पहले पत्नी मालती के मेमोरियम के पास बने प्लेटफॉर्म पर रखी गई थी। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे। बेहद करीबी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की मां जया के साथ पहुंचे थे। सहारा चीफ सुब्रत रॉय और उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी अंतिम दर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने वालों में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद थे। इनके अलावा राक्का के चीफ शरद यादव, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, भाजपा सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी भी उपस्थित थे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टल चुकी है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में
14 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए तारीख दे दी है। दरअसल हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग की मांग की थी। उम्मीद जताई जा रही है कि इन मामले में कोर्ट आज ही फैसला सुना सका है। वहीं कार्बन डेटिंग पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। इसके अलावा वाराणसी की दूसरी कोर्ट में दूसरी सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग के अधिकार से संबंधित है। वहीं दूसरे केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में होगी। श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के मामले में 16 मई को सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के मुद्दे पर 4 वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच की मांग की थी। इसके साथ ही उसके इर्द गिर्द की कार्बन डेटिंग की मांग भी की थी। इस पर जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजामिया ने कमेटी में समय मांगा था। इसके साथ ही लाइब्रेरी के तोड़फोड़ के दौरान मिले गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को सुरक्षित और संरक्षित करने का आवेदन भी सुनवाई की गई। सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में फिर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होनी है। वादिनी की ओर से कोर्ट में दाखिल अर्जी में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ राजभोग आरती करने की मांग की गई। पीएम मोदी ने गुजरात के राजकोट में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया द्वारा अपशब्द कहे जाने पर उन्होंने पलटवार किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया है। जामकंडोरणा में एक रैली को संबोधित करते हुए वडाप्रधान ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कांग्रेस को लेकर जागरूक रहने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें गाली देना बंद कर दिया है। वो अब ग्रामीण वोट पाने के लिए चुपचाप काम कर रही है। मोदी ने कहा कि पिछले 20 सालों में जो लोग गुजरात के खिलाफ थे, उन्होंने राज्य को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे मौत का सौदा कर तक कह दिया था और मोदी ने कहा कि अब अचानक वे शांत हो चुके हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने हंगामा करने, शोर मचाने और मुझे गाली देने का ठेका आउटसोर्स कर रखा है। वे चुपचाप गांव में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। वडाप्रधान ने आगे कहा कि मैं आपको विपक्षी दल की इस खामोशी रणनीति के खिलाफ आगाह करना चाहता हूं। मैं इन लोगों को जानता हूं। इसे वे लोग नियंत्रित कर रहे हैं जो दिल्ली से गुजरात के खिलाफ साजिश के लिए जाने जाते हैं। गौरतलब है कि गुजरात आपके नेता गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी को जमकर अपशब्द कहे थे। के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकंडोरणा पहुंचे और यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के बाद अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। विपक्ष पार्टी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एक समूह हमारे खिलाफ चिल्लाता है। क्यों मुझे लगता है कि लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं से पूछे कि यहां कभी भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया है क्या। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनिल धनतोड़ी और उनके साथियों को भाजपा में शामिल कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वोट की ताकत और कांग्रेस के आपातकाल का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने अंदर देशभक्ति की भावना जागरूक करें। हमारे लिए देश पहले है, व्यक्ति बाद में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा की 2014 में सरकार बनी तब यह ध्यान में आया कि देश की आज़ादी के मायने क्या है, संस्कार क्या है और लोगों की दिशा क्या होनी चाहिए। हमने इस बात पर विचार किया और बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कैसे होना चाहिए ये भी दिखाया। सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन समस्याओं का चुटकियों में समाधान कर लिया।
मोदी ने धारा 370 को समाप्त किया। राम जन्मभूमि विवाद का हल ऐसे निकाल दिया कि लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि महिलाओं के उनके अधिकार कैसे दिए जाते हैं। भाजपा सरकार सबसे पहले गरीब वंचितों की चिंता करती है। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव को भाजपा और जजपा मिलकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि यह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर दिल्ली में हुई बैठक में इसी तरह का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दोनों दलों में किसी तरह के मतभेद की अटकलों को सिरे से खारिज किया। हरियाणा निवास में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पोस्टरों में जजपा नेताओं को जगह नहीं मिलने की कोई खास वजह नहीं है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पर ये पोस्टर बनवा दिए होंगे। पार्टी द्वारा चुनाव प्रचार को लेकर व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। दोनों दल एकजुट होकर यह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बेरुखी के बावजूद जननायक जनता पार्टी भी अभी गठबंधन के तोड़ने के मूड में नहीं है। आदमपुर उपचुनाव में भी भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई के ताजा बयानों को आधार बनाकर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में विस्तृत चर्चा की। इसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष को सलाह के लिए आमंत्रित किया गया। माना जा रहा है कि भाजपा की तरफ से पंचायत चुनाव का निर्णय जिला इकाई पर छोड़ देना होगा। अभी कोई पार्टी के नाते से कोई ऐसी योजना वहाँ बनी नहीं है। जब ये चुनाव का उभार होगा, अभी तो स्थानीय तौर पर कुछ लोग अपने अपने तरीके से फोटो लगाते हैं, उन्होंने अपने प्रचार को किया हुआ है। लेकिन हमारी दोनों पार्टियों के साझा रूप में एक चुनाव की जो रणनीति बनेगी उसमें से आगे बढ़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग से गदा सिंबल नहीं मिलने के बाद शिंदे गुट ने 3 नए चुनाव चिन्ह की लिस्ट सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक सूर्य, पीपल का पेड़ और ढाल तलवार शामिल था। आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना बाला साहेब जी नाम दिया है। इसी नाम से पार्टी मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में उतरेगी। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम दिया है और मशाल का चिन्ह दिया था। 8 अक्टूबर को आयोग ने दोनों गुट के बीच लड़ाई को देखते हुए तीर कमान का सिंबल फ्रीज कर दिया है। आयोग ने फैसले में कहा कि शिवसेना के मूल नाम पर फैसला आने तक कोई भी गुट पार्टी के नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी थी कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान के विकल्प दिए थे। निशान में त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल शामिल थे। वही पार्टी के नाम शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकर ठाकरे और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे दिए गए हैं। वही शिंदे ने भी त्रिशूल, उगता सूरज और गदा चुनाव मांगे थे। उन्हें आयोग ने इन तीनों में से कोई भी सिंबल नहीं दिया। वजह यह है कि उगता सूरज डीएमके का चुनाव चिन्ह है, वही त्रिशूल और गदा को धार्मिक चिन्ह बताते हुए आयोग ने देने से इनकार कर लिया था। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद यह खाली सीट है और इसलिए सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव 3 नवंबर को होंगे और 14 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 17 अक्टूबर का नाम वापस लेने के लिए तारीख है और 6 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। उद्धव ठाकरे गुट उपचुनाव लड़ रहा है और शिंदे गुट भी सहयोगी भाजपा ने भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी की अनबन बरकरार है। एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम गठबंधन के साथी है और चुनाव भी साथ में लड़ेंगे, और दूसरी तरफ जेजेपी इस पर दिल्ली में मंथन कर रही है। जेजेपी नेता आदमपुर चुनाव में भाजपा के पोस्टरों पर उनके नेताओं की फोटो न होने से नाराज चल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने चुनावी पोस्टर में जेजेपी नेताओं को फोटो नहीं होने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अभी आदमपुर में लोकल नेता अपने स्तर पर पोस्टर जारी कर रहे हैं। जब चुनाव अपने चरम पर जाएंगे तब सरकार में गठबंधन के साथी साथ में खड़े नजर आएंगे।
हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। बीजेपी के गठबंधन को लेकर रविवार पर जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में जेजेपी नेताओं के फोटो न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसको लेकर दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई थी और इस पर कोई फैसला नहीं ले सके। अब इस बारे में आज भी जेजेपी नेताओं का मंथन जारी है। समाचार और भी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो लेडीज। नील, मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। सो चीजी नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके कुछ अलग करके दिखाओ यार। एक्सक्यूज मी, कुछ अलग देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? सीतापुर में जिला प्रशासन के अफसरों की संवेदनहीनता का वीडियो सामने आया। इसमें नजर आ रहा है कि जिले के डीएम और एसपी का काफिला जहांगीरबाग चौराहे से निकल रहा है। एनआईए ने मंगलवार को टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती, इस अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बोले, गुजरात के लोग अहंकारी पार्टी से मांग रहे हैं हिसाब, 27 साल पुरानी पार्टी से मांगे हिसाब। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजेआई होंगे। सीजेआई यूयू ललित के कानून मंत्री किरण रिजिजू को उनके नाम की सिफारिश की है। सीजेआई ललित 8 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे और सुबह एससी के जजों की उपस्थिति में पर्सनली जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने पत्र की एक कॉपी भी सौंपी है। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी कि करीब 7 साल तक रहा था। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद उसी पद पर बेटा भी बैठ रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ पिता के 2 बड़े फैसले को एससी में पलट भी चुके हैं। एनआईए ने टेरर फंडिंग के जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने राजौरी, पूंछ, जम्मू कश्मीर, पुलवामा, बडगाम, शोपिया और बांदीपुरा जिलों में कई ठिकानों की तलाशी ली। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों को और टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए ने अफसरों ने ट्रस्ट के सदस्यों के घर की तलाशी ली। एनआईए ने राजौरी के अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज किया था। यह ट्रस्ट अलगाववादी संगठन जमात ए इस्लामी के फ्रंटल यूनिट के तौर पर काम कर रहा था। जमात ए इस्लामी को 2019 में उपा के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया था और एनआईए की कई टीमों ने इनपुट के आधार पर छापेमारी की। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए ने बांदीपुरा के प्रसिद्ध धार्मिक उपदेशकों के दारुल उलूम रहीम मिलिया, मौलाना रहतुल्लाह कासमी और एनआईटी श्रीनगर के प्रोफेसर अहमद लोन के घर पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था कि अब
हुड्डा एजुकेशनल ट्रस्ट को अरब देशों से हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं। सीतापुर में जिला प्रशासन के अफसरों की संवेदनहीनता सामने आई है। इसमें नजर आ रहा है कि जिले के डीएम और एसपी का काफिला जहांगीराबाद चौराहे से निकल रहा है। इसी दौरान सामने एक रिक्शा आता है और काफिले को देखकर बचने की कोशिश में पलट जाता है। इससे ई रिक्शा में बैठी कई सवारियां नीचे दब जाती है। यह सब कुछ अपनी गाड़ी में बैठे डीएम और एसपी भी देखते हैं। इसके बावजूद किसी अधिकारी ने रुकने की जरूरत नहीं समझी और काफिला फरोटे भरते हुए वहां से निकल गया। लगातार हो रही बारिश से जहांगीराबाद इलाके से सड़क पानी से भर चुका था। सड़कों में गड्ढे भी थे और इसी वजह से जल भराव भी हो चुका था। डीएम अनुज सिंह और एसपी दूल्हे सुशील चंद्रबान अपने काफिले के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकले थे। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे अफसरों के काफिले को जगह देने के लिए चालक ने ई रिक्शा बाइक तरफ पर मोड़ दिया था और लेकिन गड्ढे के कारण ई रिक्शा पलट गया था। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी गाड़ी निकलने के बाद यह हादसा हुआ है। अगर उन्हें जानकारी मिलती तो वह जरूर रुक जाते। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को पुलिस ने पूछताछ के लिए समन्स भेजा है। उन्हें आज दोपहर 2 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है। उन पर विजयादशमी के दिन दिल्ली में बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देव देवताओं को न मानने की शपथ दिलाने का आरोप है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इसका वीडियो शेयर करके मंत्री की बर्खास्त करने की मांग की थी। रविवार को ही गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गौतम ने सोमवार को कोई भी नोटिस मिलने से इनकार कर लिया था। आज उन्हें पुलिस ने समन्स भेजा था। गौतम ने कहा था कि इन्हें कोई नोटिस नहीं मिली। पुलिस मुझसे पूछताछ करने आई है और मैंने मांगी गई जानकारी भी दी है। राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के दलित नेता है। वे दिल्ली की सीमापुरी सीट से विधायक है और केजरीवाल सरकार में उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अनुसूचित जनजाति रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। वे मेरे नाम पर केजरीवाल को टारगेट कर रहे थे। अपने नेता पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। यह दीक्षा कार्यक्रम में जय भीम मिशन ने किया था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए थे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सामान देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया है। एनआईए ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने राजौरी, पूंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपिया और बांदीपुरा जिलों के कई ठिकानों पर तलाशी ली। जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में यह कार्यवाही की गई थी। राजौरी में अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट के फंडिंग पैटर्न और संदिग्ध गतिविधियों को संज्ञान में लेते हुए यह मामला दर्ज करवा गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज त्रिपुरा के दौरे पर है। इस दौरान वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू का यह पहला पूर्वोत्तर दौरा है। राष्ट्रपति आज सुबह 11 बजे के आसपास महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के एक अधिकारी ने यह बताया है। राष्ट्रपति गुरुवार को अगरतला रेलवे स्टेशन में अगरतला कोलकाता पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और त्रिपुरा सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान मुर्मू न्यायिक अकादमी का उद्घाटन करेगी और अगरतला के बाहरी इलाके में नरसिंहगढ़ में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू का टाउन हॉल में अगरतला नगर निगम द्वारा स्वागत किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री माणिक साह, महापौर दीपक मजमुदार और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति नेताओं, गणमान्य लोगों, आम जनता से मुलाकात करने की भी योजना है। वह 13 अक्टूबर को त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उदयपुर जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति गुवाहाटी के लिए रवाना होगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर अगरतला तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती थी। इस अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। इस अवसर पर नीतीश कुमार ने खुद को उनकी बताई राह पर चलकर बिहार को आगे बढ़ाने की बात कही। अमित शाह के बिहार दौरे पर मीडिया के सवाल पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में खुद जेपी की कहानी सुनाएंगे। लोकसभा जयप्रकाश नारायण की जयंती थी और इस अवसर पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जेपी के सिद्धांत को मानते हैं, उनके सिद्धांत पर ही बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बताया कि नागालैंड जा रहे हैं और वहां जेपी 3 साल तक रहे थे, वहां के लोगों ने बुलाया है इसलिए वो जा रहे हैं। जेपी जयंती को लेकर अमित शाह के खिताब दिया जाने पर सवाल और उन्होंने कोई आएगा जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव सैफई जाएंगे। जेपी जयंती के अवसर पर पटना के बापू सभागार में भी जेपी की कहानी नीतीश कुमार ने सुनाई थी। सीतामढ़ी जिले के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र रुन्नी सैदपुर से जदयू की विधायक रह चुकी गुड्डी चौधरी ने भाजपा का दामन थामा और इस तरह उन्होंने पार्टी से अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला लिया। गुड्डी चौधरी व उनके समाजसेवी पति राजेश कुमार चौधरी को राजनीतिक कद देखते हुए भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर जदयू को और एक झटका दिया है। गुड्डी चौधरी 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। उन्होंने राजधानी पटना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ में संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर गुड्डी चौधरी के पति राजेंद्र चौधरी ने भी भाजपा की सदस्यता ली। गुड्डी चौधरी और उनके भाजपा के शामिल होने से बावजूद जदयू विधायक पंकज कुमार मिश्रा के लिए एक तरह से चुनौती खड़ी हो चुकी है। इस बार जदयू के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता विमला शुक्ला ने उनको दल बदयू करार देते हुए कहा कि अगली बार वह कांग्रेस में नजर आएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए और कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, जो कोई साथ नहीं आएगा देश उसे माफ नहीं करेगा। दिल्ली में आरजेडी की बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना होगा और साथ में मोदी सरकार को मूली की तरह उखाड़ के फेंकना होगा। भाजपा ने पूरे देश में पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। लालू ने कहा कि तमाम राजनीतिक दल को एकजुट होना होगा। अगर कोई साथ नहीं आता है तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा। हम सभी को एक करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो सीबीआई का छापा शुरू हो जाता है, कभी ईडी की छापेमारी कर दी जाती है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और मुलायम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इसी मौके पर भी वो वहां पे पहुंचे थे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की कार्यकारिणी में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी की पर साधान साधा था और कहा था कि 2024 में मूली की तरह उखाड़कर फेंक देंगे, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मुरई नहीं है कि कोई भी उन्हें उखाड़कर फेंक देगा। ये अंगद के समान है और एक बार पैर जमा दिया तो 2024 में उन्हें कोई हिला भी नहीं पाएगा। दिल्ली के ताकतटोरा स्टेडियम में आरजेडी की कार्यकारिणी में लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था।
ब्रेक के बाद देखेंगे रफ्तार समाचार। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इससे कौन सा मौलिक आधारिक प्रभावित हो रहा है। पीठ ने कहा कि क्या यह अदालत का काम है? अब ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं कि हमें उस पर जुर्माना लगाना पड़े। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकीलों ने न्यायालय में कहा कि गौ सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पीठ ने वकीलों को आगाह किया कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को खारिज कर दिया था। शीर्ष न्यायालय और गैर सरकारी संगठन गौवंश सेवा सदन तथा अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र को गाय और राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उम्मीदवारों के चुनाव की वजह बताने के साथ ही उनके आपराधिक मामलों की जानकारियां प्रकाशित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर खारिज कर दी गई है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिका दायर करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि यह याचिका दायर करने के लिए उचित स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि यह याचिका गलत है। इस याचिका में इस अदालत के पूर्व फैसले को लागू करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग का रुख कर सकता है। याचिका खारिज की जाती है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय दायर याचिका में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ईसीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक नेता वेबसाइट के अलावा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर जानकारियां प्रकाशित करे और इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर किया जाए। याचिका में दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी यानी कि सपा द्वारा उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा क्षेत्र से कथित गैंगस्टर नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाने के बाद यह याचिका दायर की थी। पात्राचौल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को फिर से झटका लगा है। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी। इससे पहले राउत को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था। 1 अगस्त को ईडी ने उन्हें वित्तीय अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार किया था। इकतीस जुलाई को ईडी ने अधिकारियों के शिवसेना नेता के कई ठिकानों पर छापा मारा था और उनके साथ ही परिवार से भी पूछताछ की थी। इससे पहले 28 जून को एजेंसी ने कहा उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए समन किया था। आरोप है कि पात्राचौल मामले में 1034 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। संजय राउत की पत्नी का भी इसमें नाम जुड़ा हुआ है। ईडी ने उससे पूछताछ के लिए समन भेजा था। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में मिसाइल की आवाज के साथ जोरदार धमाके सुनाए लगे हैं। तभी इसी धमाके में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि मृतक की आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस घटना की पुष्टि की है। एक एजेंसी के मुताबिक कई शहरों की इमारतों से काला धुआं के गुब्बारे निकलते हुए देखे गए हैं। राजधानी के ऊपर ताबड़तोड़ 75 मिसाइल से हमले किए गए हैं। हालांकि उनमें से 41 को यूक्रेनी एयरफोर्स ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दफ्तर पर भी मिसाइल दागे गए। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में कई लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पूरे यूक्रेन में हुए विस्फोटों में कई लोग मारे गए और घायल भी हुए हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको ने कहा कि कई जिलों में कई विस्फोट हुए हैं। यह इलाका राजधानी कीव में केंद्र में है। वहीं
एक एजेंसी ने बताया है कि विस्फोट स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:15 के आसपास हुआ। यूक्रेन की राजधानी में हवाई हमले के सायरन की आवाज 1 घंटे से अधिक समय के लिए हुई। चुनाव आयोग ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान फ्रीज करने के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को नए नाम जारी कर दिए। उद्धव गुट को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और मशाल निशान दिया गया। वहीं शिंदे गुट को बालासाहेब जी शिवसेना नाम मिला है। शिंदे का मांगा गया निशान गदा उन्हें नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने इसे धार्मिक प्रतीक माना है। शिंदे को नया निशान चुनने को कहा गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट ने मुंबई के अंधेरी पूर्व सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव चिन्ह इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया। आयोग ने शिवसेना के सिंपल तीर कमान को फ्रीज कर दिया है। दोनों गुटों ने आयोगों को 3 नाम और चिन्ह दिए थे। चुनाव आयोग ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव में शिवसेना के नाम और चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी थी। आयोग ने चुनाव चिन्ह के लिए दोनों गुटों को सोमवार तक का समय दिया था। उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी थी कि उपचुनाव के लिए उन्होंने चुनाव आयोग को 3 नाम और 3 निशान के विकल्प दिए थे। निशान में त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल शामिल थे। वहीं पार्टी के नाम शिवसेना बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना बालासाहेब प्रबोधन ठाकरे, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दिए गए थे। वहीं शिंदे ने भी त्रिशूल, उगता सूरज और गदा चुनाव चिन्ह मांगे थे। उन्हें आयोग ने इन तीनों में से कोई भी चिन्ह नहीं दिए हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शिवसेना के दोनों गुटों एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के लिए नए नामों को ऐलान कर दिया है। वहीं चुनाव चिन्ह अभी केवल उद्धव गुट को मिला है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को बालासाहेब जी शिवसेना नाम दिया है। गौरतलब है कि शिंदे गुट द्वारा दिए गए चुनाव चिन्ह के 3 विकल्पों को आयोग ने खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने ट्वीट कर कहा, आखिरकार बालासाहेब ठाकरे के मजबूत हिंदुत्ववादी विचारों की जीत हुई। बालासाहेब के विचारों के उत्तराधिकारी है भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे गुट को बालासाहेब जी नाम आवंटित किया। नए नाम विकल्प के तौर पर शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को शिवसेना नाम दिया है। वहीं चुनाव निशान के लिए शिंदे गुट को गदा, उगता सूरज और त्रिशूल में से कोई एक दिए जाने की मांग की थी। तेलंगाना के सीएम और टीआरएस अध्यक्ष चंद्रशेखर राव की नई पार्टी भारत राष्ट्र समिति विवाद में घिर गई। हाल ही में केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस से बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस किया। लेकिन अब बीआरएस पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का आरोप लगा है। दरअसल तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने ट्विटर पर पार्टी का पोस्टर शेयर किया है जिसमें आधा कश्मीर गायब है। भाजपा सांसद ने लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में देश का क्षेत्र परिभाषित किया गया है। पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीओके भारत के नक्शे से हटाकर केसीआर की पार्टी पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर पार्थ सारथी ने इस मसले पर रिएक्शन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, यह देश का नेता नहीं बल्कि देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट में तलाक के किनाया और तलाक के बैन को असंवैधानिक घोषित करने के लिए याचिका दायर हुई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र से जवाब मांगा है। जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस जे.बी. पाटीवाला की बेंच ने इसके लिए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक की रहने वाली एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इसी दौरान जस्टिस नजीर ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में पढ़कर महरा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को केवल 3 तलाक बोलकर शादी तोड़ने का असंवैधानिक बताया। तलाक के बिद्दत कही जाने वाली इस प्रक्रिया पर अधिकतर मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा था कि यह कुरान के मुताबिक नहीं है। कर्नाटक की रहने वाली डॉक्टर शरदा अमरीन की अक्टूबर 2020 में शादी हुई थी। कुछ महीने बाद उसका पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। लेकिन अब जब सैदा के पिता ने दहेज देने से मना कर दिया तो उसके पति ने उसे तलाक किराया तलाक बहन दे दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि ऐसी प्रथाएं न केवल महिलाएं की गरिमाओं के खिलाफ है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का भी उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया कि इन शब्दों को किनाया शब्द कहा जाता है, यानी कि अस्पष्ट शब्द या अस्पष्ट रूप से कुछ कहा जाना। जैसे मैंने तुम्हें आजाद किया, अब तुम आजाद हो, तुम ये रिश्ता मुझ पर हराम है, अब तुम मुझसे अलग हो गए। इन 3 तलाक की तरह ही तलाक के किनाया तलाक के बैन में भी एक बार फिर से बोलकर या लिखित रूप में भेजकर तलाक दिया जाता है। प्रदेश में हो रही अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश के 17 जिलों के 944 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के कारण इन जिलों की 8.43 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई है और राहत आयुक्त कार्य के अनुसार गंगा नदी, बदायूं, शारदा नदी, लखीमपुर खीरी, सरयू नदी, बहराइच एवं घाघरा नदी, बाराबंकी, अयोध्या व बलिया, राप्ती नदी, श्रावस्ती, बलरामपुर व गोरखपुर, बूढ़ी राप्ती, सिद्धार्थनगर, रोहिणी नदी, महाराजगंज और कानों गोंदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोंडा में भी सोहिन नदी खतरे के निशान पर पार कर गई है और गोंडा बलरामपुर मुख्य मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक गोंडा के कर्नलगंज और तारबगंज तहसील में बाढ़ से 13,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। गोंडा जिले में 24 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बलरामपुर जिले के शहरी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और कई शहरी इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए राज्य मुख्यालय से राष्ट्रीय आपदा राहत बल की अतिरिक्त टीम मांगी है। बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में कई हजार एकड़ धान की फसल भी नष्ट हो गई है। साथ ही में खेत में जल भराव के कारण आलू की नई फसल भी असर पड़ा है। जदयू के पूर्व विधायक गुरदीप चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश चौधरी और लोजपा के प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा, प्रमोद प्रियदर्शी समेत बड़ी संख्या में जदयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इन नेताओं का स्वागत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मैं जदयू उन सभी लोगों का भाजपा में आने की अपील करता हूं जिन्होंने जंगलराज से बिहार को बाहर लाने के लिए कार्य किया। उन्होंने कहा कि जंगलराज से लड़ाई में भाजपा और जदयू के लोगों के साथ में लाठियां और गोलियां खाई। आज लालच में नीतीश कुमार चले गए, लेकिन उन्हें रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बनना पसंद होगा। अन्य कार्यकर्ता आज भी जंगलराज की लड़ाई को भूले नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे भी जदयू में अब कोई रास्ता नहीं बचा। 2025 में नीतीश कुमार को आश्रम जाना है। उन्होंने घोषणा की है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी 40 तथा विधायक सभा में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के लगातार 12वीं बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनके अलावा अन्य किसी ने नामांकन नहीं किया था। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लालू यादव भाजपा पर हमलावर हुए और कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा। जो कोई साथ नहीं आएगा, देश उसे माफ नहीं करेगा। दिल्ली में आरजेडी की बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। साथ ही में मोदी सरकार को गोली की तरह उखाड़ फेंकेंगे और भाजपा ने पूरे देश में पूरे समाज को सांप्रदायिक बना दिया है। लालू ने कहा कि तमाम राजनीतिक दल को एकजुट होना होगा। अगर कोई साथ नहीं आता है तो उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लालू यादव ने मुलायम सिंह को याद करते हुए कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने सदन को लड़ाकू बनाया। आरएसएस के सिद्धांत को देश में लागू किया जा रहा है। आनंद विहार से अफसरा बॉर्डर के बीच लगने वाला भारी जाम अगले 15 माह में खत्म हो जाएगा। इस मार्ग को सिग्नल फ्री बनाने के लिए सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आनंद विहार और अफसरा बॉर्डर के बीच 4 लेन के फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद यहां गुजरने वाले हजारों लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि हमने 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर 1500 से 2000 करोड़ में बनते देखा है, लेकिन 300 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ में बनते पहली बार दिख रहे हैं।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तमान निर्देशालय ईडी ने पार्थ अर्पिता के बाद अब एक और गिरफ्तारी की। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने सुबह सुबह एक बार फिर से छापेमारी की। इस बार ईडी ने राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के घर भी छापे मारे। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया। उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार नहीं, मौसम विभाग ने लिए फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी के अंदेशा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगाए गए पटाखा बिक्री पर बैन के अपने फैसले को बदलने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे पर पहले भी आदेश जारी कर दिया चुका है। राज्यसभा सांसद और आप गुजरात के सहप्रभारी राघव चड्ढा ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जैसे जैसे आम आदमी पार्टी जनता के मन में अपनी जगह बना रही है, वह देखकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है, बौखला गई है और हर प्रकार का हथकंडा अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करवा रही है। आम आदमी पार्टी भगवान गणेश की पूजा के लिए पंडाल लगाती है और उसे भाजपा वाले उखाड़ कर फेंक देते हैं, वहाँ मारपीट भी करते हैं। हमारे नेता का सिर फोड़ने का काम भी बीजेपी ने किया है। इस बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी अपनी मीटिंग करती है या जिस हॉल में अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करते हैं, अगले ही दिन वहां बुलडोजर भेजकर उस हॉल को डिमोलिश कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की धरती पर है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नजरकैद कर लिया है। हमारे जामनगर नॉर्थ के कैंडिडेट को उनके घर में नजरकैद करके हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे संगठन मंत्री को, हमारे लोकसभा इंचार्ज को, हमारे जिला प्रधान को भी बड़े पदाधिकारियों को घर में कैद कर लिया है या पुलिस थाने में बुलाकर बिठा रखा है। जबकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम खत्म ना हो तब तक आप लोग नजर कैद रहेंगे। आम आदमी पार्टी के गुजरात के सहप्रभारी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा गढ़ कहने जाने वाले गुजरात में पार्टी की जीत के लिए जोर लगा दिया है। गुजरात पहुंचे राघव चड्ढा ने सबको मिलने के लिए संतों की धरती सौराष्ट्र पहुंचे थे। अगले कुछ दिन सौराष्ट्र की जनता के बीच वो रहेंगे और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात को घर घर तक पहुंचाएंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता गुजरात में लगातार बढ़ रही है। गुजरात के लोगों केजरीवाल के गवर्नर्स मॉडल को पसंद कर रहे हैं। 6.5 करोड़ गुजरातियों की पसंद अरविंद केजरीवाल बनते जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा की सरकार है, अब लोग बीजेपी से उब चुके हैं। कांग्रेस पिछले 27 साल से भाजपा को नहीं हरा सकी, वह अब क्या हराएगी। इसलिए लोग बड़ी उम्मीद से केजरीवाल और आपकी ओर देख रहे हैं। केजरीवाल ने एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में दिखाया है, पंजाब के लोगों ने उसे अपनाया है और अब उसे अपनाने की बारी गुजरात की है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ और अर्पिता के बाद एक और गिरफ्तारी की है। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के वक्त भट्टाचार्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे। भट्टाचार्य को 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली थी। उस वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, जिस पर भट्टाचार्य कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने अगले आदेश तक सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा गया था। ईडी ने 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल के तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम को अर्पिता के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपये कैश मिले थे और गोल्ड भी मिला था। ईडी का कहना है कि सीबीआई की ओर से शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद 22 जुलाई को ईडी ने
पार्थ अर्पिता के साथ भट्टाचार्य के घर पर भी रेड लगाई थी। 2014 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा में 270 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी देने का आरोप भी था। गलत प्रश्न का दावा कर इन सभी की उत्तर पुस्तिका में एक एक नंबर बढ़ा दिया गया था। इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और 2022 में इस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को जांच कराने के आदेश दिए थे और माणिक भट्टाचार्य को उनके पद से हटा दिया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटका में है। यहाँ पर यात्रा को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब कांग्रेस की यात्रा के जवाब में राज्य की भारतीय जनता पार्टी आज से जन संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। इसका ऐलान कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई ने किया। उन्होंने बताया कि भाजपा की जन संकल्प यात्रा का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का एजेंडा लोगों को यह बताना है कि भाजपा ने उनके लिए क्या काम किया है। हजारों लोगों को भाजपा की लीडरशिप में फायदा हुआ है। इस यात्रा में भाजपा अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा 2023 में यह चुनाव जीतने वाली है और इस यात्रा के साथ साथ राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा पोस्टर वॉर भी फिर शुरू हो चुका है। यह यात्रा रायचूर सिटी से शुरू हो रही है और अगले 2 दिनों में कोप्पल, विजयनगर और बेल्लारी जिलों से होकर निकलेगी। इस यात्रा के दौरान रैलियां और ऑफिस मीटिंग भी होगी। कर्नाटक मंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने भाजपा की यात्रा के बारे में कहा कि हर पार्टी की अपनी एक्टिविटी होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस यात्रा निकाल रही है और बाकी पार्टियां मूक दर्शक बन के देख रही है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में ईडी ने सुबह सुबह एक बार फिर से छापेमारी की। इस बार ईडी ने राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के घर पर भी छापेमारी की, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जिन पर पहले आईटी की भी रेड पड़ चुकी थी। छत्तीसगढ़ में इस बार ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महामुसुंद सहित कई जगहों पर छापा मारा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुख्यमंत्री बघेल की ओएसडी सौम्या चौरसिया, रायगढ़ के कलेक्टर रानू साहू के आवास पर महासमुंद में अग्नि चंद्राकर, सूर्यकांत तिवारी, माइनिंग हेड आईएनएस जेपी मौर्य के साथ स्थित आवास पर, रायगढ़ के गांजा चौक निवासी नवनीत तिवारी के घर पर ईडी ने रेड डाली है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने फिर से एक बार कार्यवाही की और इसी मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईडी ने यह कार्यवाही माणिक के लंबी पूछताछ के बाद किया है। पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं से संबंधित है। ईडी की टीम ने माणिक भट्टाचार्य को पूछताछ की और उस लंबी पूछताछ के बाद जांच में सहयोग न देने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी कर ली है। और बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में इसके पहले भी विधायक को पूछताछ के लिए तलब किया था। राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। मीणा ने कहा कि सचिन यदि स्वाभिमानी है तो उन्हें जवाब देना चाहिए और कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा सचिन पायलट का पक्ष लेते हुए गहलोत पर जमकर बरसे। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को ड्रामेबाज बताया। किरोड़ी मीणा ने कहा कि कांग्रेसी सचिन पायलट को नकार रहे हैं, निकम्मा और गद्दार कर रहे हैं। ऐसे में सचिन पायलट को आत्मचिंतन की जरूरत है। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। पायलट को अपने और पूर्वी राजस्थान के हित में कोई न कोई फैसला लेना चाहिए। सचिन पायलट खुद निर्णय करे कि वह आप में जाएंगे या भाजपा में आएंगे या बसपा को अपनाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे। राजस्थान में सियासी ड्रामे को लेकर सांसद मीणा ने गहलोत सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता सैंडविच बन चुकी है, प्रशासन बेलगाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद का लोभ नहीं
छोड़ते और 1 साल के सीएम बने रहने के लिए मुख्यमंत्री की शह से शांति धारीवाल इतना बोल नहीं सकते थे। महेश जोशी व्हिप जारी कर कर शांति धारीवाल के घर पर नहीं बुला सकते थे। इसके अलावा प्रताप सिंह बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं कर सकते थे। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा का निधन हो चुका था। शर्मा चूरे जिले की सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद जयपुर में अस्पताल में भर्ती करवा गया था, जहां शर्मा ने उनकी अंतिम सांस ली थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे भंवरलाल शर्मा 2018 में 7वीं बार विधायक बने थे। उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी दिख नहीं रहे। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए फिर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश की चेतावनी की वजह से लखनऊ में 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चे के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही तेलंगाना के कई जिलों में अगले 2 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जारी बारिश के दौरान सभी शहरों की हवा साफ श्रेणी में दर्ज हुई है। इस सीजन में पहली बार जब सभी शहरों की हवा साफ श्रेणी में पहुंची है और वायु मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि बारिश के मौसम की वजह से अगले 3 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश से राहत के आसार अभी दिख नहीं रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में रात भर में कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, भोपाल समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उज्जैन में होने वाले कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने विशेष अलर्ट किया गया है और साथ साथ में महाकाल चौक जो बना हुआ है उसका लोकार्पण भी हो चुका है। लेकिन वहीं पे भी बारिश के आसार देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में लगाए गए पटाखा बिक्री बैन के लिए फैसले के बदलने के इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बार पहले से ही आदेश जारी किया जा चुका है और इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि दिवाली के दौरान प्रदूषण के स्तर पर चिंता व्यक्त की है और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की जिस स्तर से चिंता हो रही है और उसके जांच के लिए जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक उचित ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अपनी याचिका में भाजपा सांसद ने दिवाली के त्योहार के दौरान पटाखों पर रोक, उसकी बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान भाजपा नेता ने वकील ने जोर देकर कहा कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण हो रहा है। इस पर फटकार लगाते हुए पीठ ने अधिवक्ता शशांक शेखर झा ने कहा कि आप एनसीआर के स्थायी निवासी है तो क्या आपने प्रदूषण नहीं देखा? देश दुनिया की खबरें देखने के लिए राष्ट्र प्रथम देखते रहिए। नमस्कार।